A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving comprehension for class 12 ISC English language as per their 2025 examinations, जिसका ये specimen paper है जिसमें आज हम लोग comprehension solving करेंगे. ओके, वी ऑलरेडी डिड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ इट, जिसमें हम लोगों ने इसमें प्रपोजल किया था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टेड राइटिंग की थी, फंक्शनल ग्रामर किया था. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग. कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट वील बी हैविंग अ ब्रीफ रीडिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दैट यू नीड टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एंड दैट आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड बी इन योर ओन वर्ड्स. ओके, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, कैन आई सी द मैनेजर. एक पर्सन आता है, नरेटर आता है, वो कहता है कि मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. अलोन, अकेले में मैं उससे मिल सकता हूँ. और पता नहीं मैंने क्यों ये वर्ड यूज़ किया अलोन, बट अकाउंटेंट जो है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम मिल सकते हो. तो मैनेजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सीरियस किस्म का इंसान था. ही वॉज़ वेरी काम मैन. मेरे पास $56 थे दैट वॉज क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल, मतलब कि ऐसे करके हमने उसकी मुट्ठी बना करके रखी हुई थी, जैसे बॉल बना करके रखी जाती है. तो उसके बाद एक पर्सन आया वहाँ पर एंड आई आस्क्ड कि आर यू द मैनेजर. गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट. हाँ, मुझे लगा कि हाँ ये जो पर्सन है वही मैनेजर है. येस ही सेड, उसने कहा हाँ मैं ही मैनेजर हूँ. कैन आई सी यू अलोन. मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें अकेले में मिल सकता हूँ. तो मैनेजर वॉज वेरी मच शॉक्ड. अलार्म था, ही वॉज एट सम अलार्म मीन्स ही वॉज सम एट सम शॉक. उसको लगा कि मेरे पास कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है या कोई सीक्रेट है जिसको मुझे उसको रिवील करना है. तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है. वो उसने मुझे एक प्राइवेट रूम में बुलाया एंड उसने डोर ओपन किया, फिर उसके बाद उसने लॉक कर दिया. उसके बाद उसने बोला कि वी आर सेफ हेयर और तुम बैठ सकते हो. वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर. आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, कि मतलब वहाँ पर उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी. तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम वन ऑफ पिंकर्टन्स मेन्स हो, आई प्रिज्यूम. तो उसने कहा कि क्या तुम इस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करते हो. ही गैदर्ड फ्रॉम हिज मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव. तो उसको मेरे जैसे मैं हरकतें कर रहा था उससे उसको लगा कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ. एंड जब आई नो ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स. और उसको यही मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे सोच रहा होगा और उसके कारण मैं बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ. एंड उसको ऐसा मतलब आई वॉज बिहेविंग कि मैं कोई राइवल एजेंसी से या फिर जैसे कोई कॉम्पिटिटिव फर्म हो तो मैं वहाँ से हूँ. तो कह रहे तो उसने कहा कि मैं सच बताऊँ तो मैं इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ. मुझे एक अकाउंट ओपन करना है और मुझे अपना सारा पैसा उस बैंक अकाउंट में रखना है. तो मैनेजर कहता है कि चलो ठीक है. वो थोड़ा सा रिलीव्ड हुआ बट स्टिल ही वॉज वेरी मच सीरियस. ही कंक्लूडेड दैट नाउ आई वॉज सन. अब उसको ये चीज़ लगी दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और सम यंग गोल्ड, मीन्स कुछ कोई बहुत रईस इंसान हो. अ लार्ज अकाउंट. उसने कहा कि क्या तुम्हें बहुत लार्ज अकाउंट ओपन करना है. कहते हैं कि हाँ फेयरली लार्ज, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है मेरे पास. और कितना पैसा है, इट जस्ट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, कि मतलब इतना पैसा मैं सबमिट करूँगा. तो अब लार्ज अकाउंट मीन्स यू शुड हैव मनी इन millions and all. तो यहाँ पर ही just had a small amount of some $56. The manager got up and opened the door. अब वो चिढ़ गया मैनेजर. वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला, उसने अकाउंटेंट को बुलाया. मिस्टर मोंटेगो मेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, कि वो उसने उसको बुलाया अकाउंटेंट को. उसने कहा कि इसको अकाउंट खुलवाना है, उसके पास $56 है जो उसको सबमिट करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, तुम इसको ले जाओ यहाँ से. आई रोज अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम. और उसके बाद वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला और वहाँ पर मुझे स्टेप अंदर जाना था. कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली. और उसने शोड मी द वे टू द अदर वे. और उसके बाद उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और मुझे उस तरफ का रास्ता दिखाया और बोला कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब अकाउंटेंट के पास जाओ और वहाँ से दरवाज़ा ओपन करो, अकाउंट खुलवाओ जाके. आई वेंट टू द अकाउंटेंट्स विकेट. विकेट मीन्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्मॉल डोर. अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल डोर. Poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. तो मैंने क्या किया, मैं उसके पास गया और मैंने उसको वो बॉल ऑफ मनी जो था, बॉल बनी हुई थी मनी की, डॉलर्स की, उसको मैंने वहाँ दे दिया उसको. और मैं ऐसे उसको दे रहा था जैसे लग रहा था कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा मैजिकल ट्रिक प्ले कर रहा हूँ.
हेयर आई डिपॉजिटेड मैंने कहा कि मैं लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस, मीन्स वो मैंने उसे बोला कि बस इसको पैसे को सबमिट कर दो वहाँ पर. ही टुक द मनी, उसने क्लर्क को दिया. अकाउंटेंट टू क्लर्क इट वेंट. ठीक है. ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, उसने बोला कि एक स्लिप पर लिखो एंड वहाँ पर मुझे उसको फिल अप करना था. इज इट डिपॉजिटेड, मैंने उससे पूछा कि क्या वो डिपॉजिट हो गया. अकाउंटेंट कहते कि हाँ हो गया. कहते कि अब मुझे एक चेक दे दो. और मेरा ये दिमाग था कि मैं $6 जो है उसमें से विड्रॉ करूँगा, $6 का एक चेक मैं विड्रॉ करूँगा. तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक चेक दे दो थ्रू अ विकेट. फिर एक स्मॉल डोर से उसने मुझे चेक दिया. एंड द पीपल हु हैड इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन कि मैं बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का मिलेनियर हूँ. आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट टू द क्लर्क. ही लुक्ड एट मी, मैंने कुछ लिखा चेक पे, फिर उसने मुझे ऐसे करके देखा. तो ही वॉज लाइक कि आर यू ड्रॉइंग इट आउट अगेन. तो कह रहे कि क्या तुम उसको फिर से सब पैसा विड्रॉ करना चाह रहे हो. देन आई रियलाइज कि मैंने $6 की जगह पर मैंने $56 लिख दिया. और अब मैं इतना ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हो चुका था वहाँ के माहौल से कि मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा. आई हैड बर्नड माई बोट्स. मतलब होता है कि सपोज करो कि आप कहीं पे पहुँचे हो, उस जगह से आप वापस नहीं जा सकते. तो आई हैड बर्न माई बोट्स. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग टू लुक एट मी. सब के सब क्लर्क्स जो है जो अपना काम करते, सब काम छोड़ करके सब मेरी तरफ दिखने लगे. रेकलेस विथ मिजरी आई मेड अ प्लंज. मैंने उसको बोला येस द होल थिंग, हाँ ठीक है तुम मेरा सारा पैसा विड्रॉ कर दो. अभी उसने अकाउंट खुलवाया है, उसने चेक बुक भरी है, उसने अपना सारा पैसा विड्रॉ करवा लिया. तो आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर. तो क्लर्क पूछता है कि क्या तुम इसको दोबारा नहीं डिपॉजिट करोगे. कह रहे नहीं मैं नहीं करूँगा. एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक कि समथिंग हैज़ इंसल्टेड मी. और मैं ऐसे बिहेव कर रहा था उनको कि उनको ऐसा लगे कि मुझे कोई चीज़ बहुत परेशान किया है, समथिंग हैज़ इंसल्टेड मी, और इसीलिए मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. आई मेड अ रेस्ड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फेयरफुली क्विक टेम्पर. और मैं खुद को ऐसे जता रहा था कि जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाने वाला इंसान हूँ. ठीक है. तो उसने क्या किया, क्लर्क ने प्रिपेयर टू पे द मनी. हाउ विल यू हैव इट. उसने पूछा कि तुमको ये कैसे चाहिए. द क्वेश्चन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. वॉट, क्या मतलब कैसे चाहिए. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अच्छा उसको फाइनली ये समझ में आया कि वो मुझसे नोट पूछ रहा है कि किस नोट में या किस डिनोमिनेशन में तुम्हें ये चाहिए. तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे गिव मी अ $50 बिल, गिव मी इन 50. तो उसने $50 बिल दिया और 6 इन 6s. ठीक है. फिर ही गेव इट टू मी. आई रश्ड आउट. मतलब उसने ऐसे करके मतलब 10 का सम डॉलर्स दिए होंगे, कुछ उसने 1 के दिए होंगे. एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसे ही मैंने अपना पैसा लिया मैं बाहर निकला, ज़ोर से वहाँ पर हंसने की आवाज़ आने लगी कि एज इफ़ आई हैव इंसल्टेड माई सेल्फ. और अपना मजाक बना करके मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ. और उसके बाद मैंने कभी दोबारा बैंकिंग नहीं की वहाँ से. ठीक है. तो जो भी मनी था आई यूज़ टू कीप इट इन माई ट्राउजर्स एंड माई सेविंग्स इन माई सॉक्स. तो अब इसके बाद आता है द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है दैट यू हैव टू फाइंड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट विल एग्जैक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड. जो अंडरलाइन वर्ड है ये दी हुई है मीनिंग. ओके. और आपको इसका वर्ड फाइंड करना होता है फ्रॉम द पैसेज. The kind stranger went and got back the ball from where it had rolled into the bush. तो the kind stranger fetched the ball. वो ले करके आया जहाँ वो गया था उससे वो बाहर उसको ले करके आया. फिर नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है I took offense at the expression on his face that was clearly meant to insinuate I was a liar. और इसका insinuate means to imply. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि meaning is given, word you have to write. The third one was the firm experienced a financial loss when the contract went to the contender who had just entered the business. So it was contender went to the contender, the rival. ठीक है. Moving towards the next part.
From each of the words given below, choose a correct sentence that uses the same word unchanged in spelling but with a different meaning from which it carries in the passage. ठीक है, क्या किया गया यहाँ पर, जैसे हमें आपको एग्जाम्पल देते हैं. एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया था अलार्म. Alarm was used here. The manager looked at me in some alarm means the manager was shocked. ठीक है, ये जो वर्ड है जिसका ये मीनिंग निकल करके आ रहा है शॉक्ड, हमें ये वर्ड सेम यूज़ करना है. बट अब जो मीनिंग है वो शॉक्ड नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और दूसरी मीनिंग होनी चाहिए. यू नो कि अलार्म का इन जनरल मीनिंग होता है जब हम लोग इसमें एक अलर्ट लगाते हैं फ़ोन में, टाइमर वाला, जिससे हम लोग जग जाएँ सुबह. ठीक है, तो वील यूज अ डिफरेंट मीनिंग. तो यहाँ पर बोला गया है दैट दिस वर्ड, वन वर्ड वॉज यूज दैट इज शॉक. तो हमें इसके अलावा कोई भी और मीनिंग का सेंटेंस यहाँ पर यूज़ करना है. तो द साइलेंस फ्रॉम द अदर एंड सेट ऑफ अलार्म बेल्स इन हर हेड. द पार्लर ऑफ हर स्किन अलार्म्ड, ये भी नहीं होगा. आई सेट माई अलार्म, तो दिस, ठीक है, तो इट विल बी आई सेट माई अलार्म for 6 o'clock and slept through it. तो this will be the answer जहाँ पर इसको एक noun के फॉर्म में यूज़ किया गया है. फिर सेकेंड वन इज विकेट, दैट इज अ स्मॉल डोर, जो यहाँ पर यूज़ हुआ था व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू द कॉम्प्रिहेंशन आई टोल्ड यू. तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट आंसर होगा इट विल बी द टीम वांटेड टू बैट व्हाइल द विकेट वाज स्टिल ड्राई. ठीक है, तो दिस इज अनदर मीनिंग दैट कैन बी हियर. देन नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज रीज़न. रीज़न का यहाँ पर जो मीनिंग यूज़ किया गया था वॉज टू एक्सप्लेन. अब जो अगला है दैट इज़ द वजह. तो वी हैव एवरी रीज़न टू सेलिब्रेट. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर्स. 2 मार्क्स के हैं एंड एज ब्रीफ एज पॉसिबल यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. विद रेफरेंस टू द पैसेज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन आई हैड बर्न माई बोट्स. ये मैंने आपको बताया भी था कि इसका मतलब होता है कि यू कैन नॉट गेट इन टू द सेम सिचुएशन अगेन. जो पहले था अब आप उसको ख़त्म करके अगली सिचुएशन में आ चुके हो, तो आप पहली सिचुएशन में फिर से नहीं जा सकते. ओके, तो इट विल बी, the answer is here that I had burnt my boats, meaning that what does it mean, that deciding or taking an action that makes it impossible to return to the previous situation. आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आप previous situation में return नहीं कर सकते हो. It signifies कि narrator जो है वो उसी same situation में दोबारा से नहीं जा सकता. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है the next question that is given here is cite 2 instances, 2 ऐसे instances बताओ, examples बताओ of the behavior of the bank employees that indicate the insignificance of the deposit of $56 only. तो ये जो डिपॉजिट था ये बहुत ही छोटा अमाउंट था, इसके लिए यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स या फिर 2 रीजंस कि वो लोग ऐसे कैसे जस्टिफाई कर रहे थे. मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि उसमें कुछ भी, वो पैसा बिल्कुल भी नहीं है. तो सबसे पहले जब मैनेजर को पता चला ही गॉट अप, उसने तो उस जगह को बोला कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, एंड उसने गुड मॉर्निंग बोला. जब नरेटर वॉज विड्रॉइंग द अमाउंट, जो क्लर्क है उसने सार्कास्टिकली पूछा कि डिनोमिनेशन जिसमें उसको चाहिए, मतलब कितने बड़े नोटों में चाहिए. ऑब्वियसली छोटे सा अमाउंट है तो छोटे नोटों में चाहिए होगा. द क्लर्क्स स्टॉप्ड राइटिंग एंड लुक्ड एट हिम. जितने भी क्लर्क्स थे उसने सब अपना काम धाम छोड़कर उसको ऐसे देखने लगे. नरेटर्स एग्जिट वॉज फॉलोड बाय अ रोर ऑफ लाफ्टर. तो ये जितनी भी चीज़ें थी, सारे इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि वट एवर हैपेंड दैट वॉज जस्ट अ फन थिंग, जिसमें $56 वर नथिंग. ठीक है, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज अगेन 2 मार्क्स का, वाई डू यू थिंक द पीपल इन द बैंक थॉट कि नरेटर जो है वो इनवैलिड मिलेनियर है. तो ऐसा क्यों उसमें बोला गया है कि वो लोगों को, नरेटर को ये लग रहा था कि वो एक इनवैलिड मिलेनियर है. द नरेटर वॉज वेरी मच नर्वस एट द अकाउंटेंट्स विंडो. ही ग्रू पेल एंड हिज मूवमेंट्स बिकेम कन्वल्सिव. अजीब सा घबराने लगा वो. एज ही रोड एंड साइंड हिज नेम, जैसे उसका नाम लिखा तो वो और नर्वस हो गया. उसकी आवाज़ जो है और अजीब सी हॉलो सी हो गई. जब चेकबुक उसने हैंड किया तो somebody tried to explaining how to write it out since it was obvious. वो फिजिकली डिस्ट्रेस था, he was fumbling
and he wanted to make a withdrawal, people in the bank must have assumed he had a substantial deposit. और वो जिस हिसाब से डिपॉजिट को विड्रॉ कर रहा था, लोगों को ये चीज़ लग रही होगी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो यू हैव टू राइट एनी 4 points in it. Then the main part of this, the pressy writing part. ठीक है, अब द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इट्स ऑफ 8 marks. इसमें बोला गया यू हैव टू समराइज कि जो नरेटर है ही डिसाइडेड टू बैंक नो मोर. नरेटर जब से बैंक में गया था तब से लेकर के मल्टीपल इंस्टेंसेस वर हैपनिंग, तो उसने ये डिसाइड किया कि ही विल बैंक नो मोर. अब वो विड्रॉल डिपॉजिट नहीं करेगा. दैट फॉर विच यू हैव टू यूज पैराग्राफ 6 to 10. You are required to write a summary in the form of a connected passage. Obviously ये प्रेसी राइटिंग है जिसमें आपको ग्रिड फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है, इफ़ यू द फेलियर टू कीप विद इन द वर्ड लिमिट, अगर आप बहुत बड़ा लिख दोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी पैनलाइज्ड. 100 से 101, 102 हो जाएगा, चलेगा. 98, 99 हो जाएगा, चलेगा. बट इट शुड नॉट एक्सटेंड मोर दैन दिस. उसके लिए फिर मार्क्स डिडक्ट हो ही जाते हैं. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज गिवन. नाउ वील मूव टूवर्ड्स द आंसर. अब देखो यहाँ पर एक डायरेक्टली ग्रिड लाइन दी हुई है जिसमें दिस ग्रिड इज मेड. तो ये जो बनता है दिस इज योर फेयर ड्राफ्ट. ठीक है, वेन एवर यू आर मेकिंग दिस फेयर ड्राफ्ट, तो सबसे पहले बोला गया कि पैसेज 6 to 10 पर यू हैव टू गो. पैसेज 6 स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर जो नरेटर है वो गया बैंक अकाउंट में उसने जाकर के मैनेजर से बोला. मैनेजर हैंडेड दिस थिंग टू ओवर टू होम, टू द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट को उसने पैसा दिया, अकाउंटेंट ने क्लर्क को दिया. उसके बाद उसका अकाउंट ओपन हुआ. अकाउंट ओपन होने के बाद उसने बताया उसको कि कैसे ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन द बुक. आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग. मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि हाँ क्या चीज़ें कैसे करनी है, बस मैं कर रहा था, वो मुझे जैसे जैसे बता रहा था. ही डिड. उसके बाद तो ही केम टू द बैंक अकाउंट, ही रोट द अमाउंट, ही डिपॉजिटेड इट. सून आफ्टर इट उसने फिर दोबारा से क्या किया, उसको $6 विड्रॉ करने थे, बट मिस्टेकनली उसने क्या किया, ये थर्ड पॉइंट है आपका जिसमें उसने क्या किया, उसने दोबारा से $6 के बजाय $56 उसने लिख दिए थे. जो क्लर्क है उसने पूछा भी उससे कि आपको सारा का सारा पैसा पूरा निकालना है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे सारा पैसा विड्रॉ करना है. ठीक है, द क्लर्क्स जितने थे सब काम नाम छोड़ करके अपना उसको देखने लगे. व्हेन दे सॉ ही वॉज ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट ही हैज़ बर्न्ड हिज बोर्ड्स. अब उस चीज़ को वो अंडू नहीं कर सकता है, तो ही जस्ट टुक द मनी, वेंट आउट एंड अ रोर ऑफ लाफ्टर वॉज देयर. और उसको इस चीज़ से समझ में आया कि उसने अपनी बहुत बेइज्जती करवा ली है और अब वो दोबारा नहीं बैंकिंग करेगा. तो दिस वॉज द पॉइंट्स. अब इसमें वेन एवर यू आर फाइंडिंग द पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ दिस व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि सबसे पहले आप इसमें, ये फेयर ड्राफ्ट था, जो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप इसमें की पॉइंट्स बनाते हो. ठीक है, की पॉइंट्स में जो हम पैसेज में से मार्क करते हैं ना कि चलो मुझे ये लाइन यूज़ करनी, ये यूज़ करनी, ये यूज़ करनी, तो वी राइट 4-5 लाइन्स टुगेदर. हमने उसको लिख लिया अपने पास. इन लाइन्स को लिखने के बाद अब आप उसको एक रफ ड्राफ्ट में लेकर आते हो. रफ ड्राफ्ट इज मेड विथ पेंसिल. ये जो बना हुआ है ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिए फ्रॉम द पैसेज. हमने अपना दिमाग उसमें नहीं लगाया एक्स्ट्रा, मैंने बस उसको कॉपी कर लिया और कहाँ से, सिर्फ उतना 6 to 10 नंबर पैसेज से ही हमने उसको कॉपी कर लिया. जब हम उसको रफ ड्राफ्ट में बनाएंगे अगेन विद दीज ग्रिड लाइन्स ऑफ 5x20, ठीक है, हम उसको इसमें बनाएंगे तो वी विल चेंज दीज थिंग्स इनटू आवर ओन वर्ड्स, क्योंकि हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो मेरे ओन वर्ड्स के लिए ही मिलेंगे. फिर when you are making this rough draft, then you will make a final draft that is done with pen obviously. और उसके बाद जब आप इसको पेन से बना लोगे तो ये पूरा आपका 100 वर्ड्स का बन जाता है. ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट राइट द प्रेसी इन अ ग्रिड फॉर्म. तो क्या बोला गया कि आपको इसको ग्रिड फॉर्म में लिखनी है, एंड इफ़ यू विल एक्सीड द वर्ड लिमिट इट विल बी पेनलाइज्ड.
ठीक है, तो यही जो सपोज करो कि यहाँ पर जो आपका रफ ड्राफ्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आप सीधे फेयर ड्राफ्ट बनाओ और वो आपका 100 वर्ड्स में एग्जैक्ट आए, जिसके लिए आप लोग रफ ड्राफ्ट बनाते हो। वर्ड लिमिट कभी ज़्यादा हो जाती, कम हो जाती, तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए वी मेक फेयर ड्राफ्ट। मार्किंग जो है, जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपको इसी में ही मिलेंगे। इट्स जस्ट कि ये उसका कुछ प्रोसीजर होता है दैट यू शुड फॉलो। पेपर is lengthy, don't follow. You feel like yeah, you have enough time, you can follow this method of Pressy writing. But markings जो है वो आपको exactly इसी पैसेज, ग्रिड फॉर्म के पैसेज में मिलती है। तो उसके बाद जो फेयर ड्राफ्ट है वो कहता है कि नरेटर जो है उसको एक अकाउंट ओपन करना था। कितने पैसे का? $56 का। मैनेजर ने कोल्डली इंस्ट्रक्ट किया अकाउंटेंट को कि उसको हेल्प कर दो। नरेटर ने जो मनी है वो अकाउंटेंट को दिया, जिसने पैसा किसको दिया? क्लर्क को दिया। नरेटर हैड टू राइट द सम डाउन और साइन करना था। उसके बाद उसने कहा कि उसको एक विड्रॉ करना है जो $6 का होगा, बट गुस्से में, एजिटेशन में, कंफ्यूज होकर के उसने क्या किया? उसने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। ही कुड नॉट रीज़न, वो रीज़न भी नहीं दे पाया, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। उसमें था ना आई कैन नॉट रीज़न इट, सो रेकलेसली स्टेटेड that he was withdrawing the entire deposit he had deposited. तो just because कि he had withdrawn whatever he deposited, people were laughing at him and hence he felt like that he should bank no more. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो सकता है अगर आपको इसके अलावा भी उसमें लिखना है तो दैट इज़ करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। तो दिस इज जस्ट अ रेफरेंस, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट कि आप उसमें लास्ट में बता दो कि अच्छा पीपल वर लुकिंग एट हिम, क्लर्क क्वेश्चनड हिम कि वेदर यू वांट टू विड्रॉ द एंटायर अमाउंट एंड हेंस ही फेल्ट दैट ही has done some fun thing for the people and there was a roar of laughter when he left, hence he decided not to bank anymore. Okay, so that is all for today. I hope you all have understood this, the part of Pressy writing, the part of comprehension, आपको उसको कैसे सॉल्व करना होता है whenever you are reading the passage. मैंने तो एक बार पढ़ करके आप लोग को समझा दिया, but whenever you have those 15 minutes जिसमें आप comprehension सॉल्व करोगे, you will use those 15 minutes to reread the passage 2 times. एक बार पढ़ा, questions पढ़े, दोबारा पढ़ोगे passage and you will mark the answers simultaneously. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रेस्ट वील बी डूइंग सून. यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट मोर यू वांट मी टू टेक in terms of this language paper. Keep preparing. Best wishes. Thank you.